गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबडी। और इस रिपब्लिक डे के ऊपर डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। सो इफ आई आस्क यू कि व्हाई जनवरी 26 जनवरी का जो दिन है जिसे हम ऐसे रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, तो हिस्ट्री में जाके देखिए। मैं आपको इस चीज का आंसर नहीं करूंगा, बट आई एक्सपेक्ट कि आज रिपब्लिक डे वाले दिन आप इस चीज के ऊपर सर्च करें और मुझे बताएं कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस पर्टिकुलर डे को क्यों चूज किया गया था। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। फिर भी 1950 एक साल है और एक 1929, ये दो साल काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल के पर्सपेक्टिव से अगर आप सर्च करेंगे तो चीजें आपको काफी इजिली यहां पर समझ आ जाएंगी। चलिए, आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने से पहले ब्रीफली मैं बता देता हूं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका एग्जाम को लेकर, चाहे दूसरे एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी एग्जाम हो, उसको लेकर कोई भी आपका डाउट है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। एंड जो टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं, 10 टॉपिक्स कुछ इस तरीके से। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के बारे में जानेंगे, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन के बारे में जानेंगे। देन मार्शल आर्ट्स जो है, अभी रिसेंटली काफी सारी मार्शल आर्ट्स को इंडक्ट किया गया है खेलो इंडिया के अंदर, उसके बारे में देखेंगे। इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स को लेकर एक क्वेश्चन बना है। पर्सनैलिटी क्वेश्चन है एक हमारा। देन भारत पर्व, ये भी अभी न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, इसको देखेंगे। एक हमारा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही है, इसको भी देखेंगे। एक एमसीक्यू हमारा नेशनल वोटर्स डे के ऊपर है। देन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया है। और फाइनली एसबीएम के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, लेट्स वेलकम द न्यू मेंबर्स जिन्होंने अभी रिसेंटली जेन 50 कोड को यूज करते हुए वेरियस सीरीज को यहाँ पे ज्वाइन किया है। सो विजेंद्र, मंजू, मीरा, प्राणवीर, ब्रिजकांत, विपुल एंड सारिका, वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। आपने जो भी अपनी सीरीज वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन किया है उनको रिलीजियसली फॉलो करिएगा और डे वाइज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। किसी भी दिन को मिस मत जाने दीजिएगा, बिकॉज अभी टाइम काफी कम पड़ा है यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन। इफ योर ड्रीम्स डू नॉट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। नाउ, अगर यूपीएससी का नाम सुन के आपको डर नहीं लगता है, देखिए इसमें भी दो चीजें। डर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको पैरालाइज कर दे, मींस आप उस चीज की तरफ बढ़ ही ना पाए आगे, डर के मारे आप उस चीज की शुरुआत ही ना कर पाए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना कैजुअली किसी चीज को लें कि आपको मोटिवेशन ना मिले, बिकॉज यू नो कि फियर जो होता है एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है। व्हेन यू नो कि आपका जो ड्रीम है वो इतना बड़ा है, तो उसको अचीव करने के लिए उतनी एफर्ट्स, उतनी मेहनत भी तो लगेगी ना। तो कहीं ना कहीं जो आपका फियर है वो आपको अपने फेवर में एक मोटिवेशन के तौर पे यूज करना है। एंड योर ड्रीम शुड बी दैट बिग कि थोड़ा बहुत डर तो उसमें लगना ही चाहिए, क्योंकि वो डर जो है वो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। वो आपको मोटिवेट करेगा जब भी आपको लगेगा आप लेजी फील कर रहे होंगे, बट दैट विल स्केयर यू कि आपको ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएंगे। सो योर ड्रीम्स शुड बी बिग इनफ दैट दे स्टार्ट स्केयरिंग यू टू एन एक्सटेंट दैट दे मोटिवेट यू। यहां पे नेटमुक आईएएस की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू के तौर पे यहां पे दिए गए हैं। अभी बहुत जल्दी काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हिंदी के नहीं है, तो हिंदी के भी 1-2 दिन में यहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल है, जैन से लेकर दिसंबर तक, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनके लिए बता दूं जो कट ऑफ है यहाँ पे 6 मार्क्स की रखी गई है। सो 6 से ज्यादा का स्कोर आपको करना है टू बी इन द सेफ जोन। अगर लेस देन 6 स्कोर करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और कोशिश करेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में जो मार्क्स है वो 10 आउट ऑफ 10 ही आने चाहिए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The first question talks about consider the following statement about special assistance to states for capex. कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है आपको बेसिकली यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है। The scheme was announced by the Ministry of Finance as part of the आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तौर पे स्कीम को अनाउंस किया गया था। सभी स्टेट्स ने इस स्कीम का बेनिफिट लिया है एक्सेप्ट तमिलनाडु, ये भी हो सकता है। द अमाउंट विल बी अवेलेबल ओनली टू दो स्टेट्स विच कैरी आउट ऑल द 4 रिफॉर्म्स स्पेसिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये फायदे उन्हीं को दिए जाएंगे जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताए गए 4 रिफॉर्म्स जो है उनको कैरी आउट किया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन और देखेंगे कि ये स्कीम जो थी अभी न्यूज में क्यों मेंशन करी गई थी। चलिए, तो पीआईबी के अंदर आपकी न्यूज थी कि मध्य प्रदेश जो है वो अपने आप में ऐसा पहला स्टेट बन गया जिसको एडिशनल फंड्स मिले। देखिए, फंड्स तो वैसे बाकी स्टेट्स को भी मिले, लेकिन यहां पे एडिशनल फंड्स की बात हो रही है। तो एडिशनल फंड्स जो है मध्य प्रदेश को अभी दिए गए हैं और यहाँ पे अराउंड 660 करोड़ की जो एलोकेशन है वो किया गया है, ताकि देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स के बारे में कि तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स ने इसका फायदा लिया। तो अगर आपने वहां पे मेरी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी थी तो सेकंड स्टेटमेंट को तो आप सीधे ही मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू यहाँ पे वेरियस स्टेट्स को पैकेजेस दिए जा रहे हैं ताकि
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनको इंप्रूवमेंट देखने को मिले। वन राशन कार्ड, आपका वन नेशन वन राशन कार्ड का जो रिफॉर्म है, दिस इज द फर्स्ट रिफॉर्म, वन नेशन वन राशन कार्ड। सेकेंड रिफॉर्म आपका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थर्ड आपका रिफॉर्म है अर्बन लोकल बॉडीज के जो रिफॉर्म्स होते हैं। एंड देन आपका एक रिफॉर्म हो रहा है, दैट इज योर पावर सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपको पावर सेक्टर न्यूज में था, उसके कंसर्निंग बताया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तौर पे ये पैसा देती है और कहती है कि इन चारों एरियाज के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन जो कंडीशन है इसको एलोकेट करने की वो ये है कि इन एरियाज में, 3 एरियाज के अंदर, 4 में से 3 एरियाज में भी अगर आप कर देते हैं काम, सो दैट विल बी सफाइस। द अमाउंट इज अवेलेबल ओनली टू दो स्टेट्स जो कि कैरी आउट करते हैं रिफॉर्म्स इन 3 आउट ऑफ 4 एरियाज। इन 4 एरियाज में से 3 एरियाज में अगर काम किया जाता है तो यहां पे पैसे का एलोकेशन कर दिया जाता है। तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है 4 रिफॉर्म्स वाली, ये इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। पहली 2 स्टेटमेंट्स आपके ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेशल असिस्टेंस के बारे में मेंस के अंदर भी आपको लिखना पड़ सकता है, तो इस चीज के बारे में जरूर लिखिएगा कि जो फैक्टर्स है, कई बार प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में से किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है ये एलोकेशन करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए वन नेशन वन राशन कार्ड आपका है, अर्बन लोकल बॉडीज के रिफॉर्म है, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स है आपके, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है BTR बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट इज करंटली स्प्रेड ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से एरिया पे ये कवर होता है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगिरी हो सकता है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ असम। बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम। असम के अंदर सबसे बड़ी ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है और इनकी पॉपुलेशन 40 to 50% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन, और ये भी बताऊंगा कि न्यूज में क्यों था। चलिए, मैंने आपको कल 9 PM वाले लेक्चर में बताया था जिसमें हम रैपिड फायर तौर पे करंट अफेयर्स करते हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स, कि असम जो है फर्स्ट एनिवर्सरी किस चीज की? फर्स्ट एनिवर्सरी BTR बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अग्रीमेंट की मना रहा है, और हमारे होम मिनिस्टर जो थे वो भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये न्यूज में था। और मैंने वहां पे आपको ये भी पूछा था कि बोडोज जो है वो कहां पर सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। सो यस, बोडोज कहां पर है सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी? असम के अंदर। बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 40 to 50% नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 to 6% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, और लार्ज पार्ट ऑफ असम जो है वो पास्ट के अंदर इन्होंने एग्रीगेट करके रखा था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरियाज की बात करें तो चारों डिस्ट्रिक्ट्स के जो नाम दिए गए हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो 6th शेड्यूल जो है वो बेसिकली यस, अब मैंने आपको बता रखा है कि AMTM क्या है? A स्टैंड्स फॉर असम, M से क्या है? मेघालय, T से क्या है? त्रिपुरा, देन M से वंस अगेन क्या है? सोचिए, आपके पास 2 ऑप्शंस है M से स्टार्ट होने वाले, मिजोरम एंड मणिपुर। क्या हो सकता है? यस, इट इज मिजोरम। ध्यान रखिएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम जो है उनसे डील करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली यहां पर आपको पेयर दिए गए हैं और आपसे पूछा कि बताएं कौन सा पेयर यहां पर करेक्टली मैच करता है। ठीक है, तो आपको यहां पे जो लेफ्ट साइड है वहां पर आपको दिया गया है, लेफ्ट साइड पे क्या है? वेरियस मार्शल आर्ट की जो फॉर्म्स हैं उनको दिया गया है, और राइट साइड में जगह का नाम दिया गया है। तो गटका पंजाब से, देन सिलाम्बम तमिलनाडु से, थेंगटा सिक्किम से, मलखम सेंट्रल इंडिया से। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 4 हमारे इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स हैं। 4 मार्शल आर्ट्स कौन कौन से थे मैंने आपको ये भी बताया था। कलरी पट्टू काफी इजी है, कल वाले क्वेश्चन के अंदर रात को जो 9 बजे डिस्कस किया था वो बताया था मैंने आपको, केरला से आते हैं। मलखम कहां से आते हैं? मलखम आता है आपका सेंट्रल इंडिया से, ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। रिसेंटली जो आपका फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर गटका जो है सिख लोग इसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पंजाब से आता है। देन सिलम्बम जो है क्या वो तमिलनाडु से आता है? तो यस, ये भी करेक्ट है आपका। देन थेंगटा कहां से आता है? थेंगटा आपका सिक्किम से आता है? नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आता है आपका मणिपुर से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रिसेंटली कलरीपट्टू केरला से, मलखम सेंट्रल इंडिया से, गटका पंजाब से, थेंगटा मणिपुर से। इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आने वाले हैं? इस बार कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? हरियाणा के अंदर। पिछली बार कहां पे कराए गए थे? गुवाहाटी के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, थैंग रेफर्स टू स्वॉर्ड। देखिए, थेंगटा में मणिपुर से तो है, थैंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, थैंग का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, और आपका टा का मतलब होता है स्पीयर, जो आपका भाला होता है।
ठीक है, और इन दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। थेंगटा जो है 17वीं सेंचुरी से इसको परफॉर्म किया जा रहा है। मणिपुर किंग्स जो होते थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया था। चलिए, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जो आर्ट्स है वो आप यहां से देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको सिलंबम तो बता ही दिया था, तमिलनाडु से है, और थेंगटा आपकी मणिपुर से, सिक्किम से क्या है, पैंग लोबोसोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इन पर्टिकुलर स्टेट से आते होंगे, तो कोशिश करिएगा अगर चाहे तो मुझे यहां पर प्रिंस अंडरस्कोर लूथरा के ऊपर इनकी पिक्स जो होते हैं, अगर आपके स्टेट में भी ये परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि आई रिमेंबर उड़ीसा के अंदर एक हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं, उन्होंने मुझे जब इनके वहां पे एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था उसकी लाइव पिक्स मुझे भेजी थी। तो अगर आपके यहां पर इस तरीके की मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलते तो उसकी पिक्स मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, सो दैट आई कुड शो द स्टूडेंट्स इन द कमिंग लेक्चर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पर्सनैलिटी को लेकर है, पूछा गया इस पर्सनैलिटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ही वाज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध रीजन। अवध रीजन के अंदर जो रिबेलियन किया गया था उसके लाइट हाउस के तौर पर इनको देखा जाता था। In the rebellion of 1857, royalties like नाना साहिब and खान बहादुर खान fought alongside with him। तो यहाँ पे जो 2 मेजर पर्सनालिटी का नाम दिया है, उन्होंने इनके साथ एक रेबल के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था 1857 के अंदर, और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। थर्ड, ही वॉज एन एपेटमी ऑफ रिलीजियस यूनिटी एंड गंगा जमुना कल्चर ऑफ फैजाबाद। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, किस पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। खान अब्दुल गफार खान, अहमदुल्ला शाह, राव तुलाराम, या फिर तात्या टोपे। तो बताएं, फिर मैं आपको न्यूज भी बताऊंगा कि क्यों न्यूज में थी ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर। चलिए सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज थी कि प्रपोज मॉस्क जो कि अयोध्या में आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद जो बाबरी मस्जिद केस के ऊपर वर्डिक्ट जो थी वो दी गई थी, उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, सी इट इज नॉट फाइनल टिल नाउ, बट यस काफी जगह पे मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आ रहा है कि उनके नाम पर ये नाम रखा जाएगा। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव पर्सनैलिटीज अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो म्यूटनी जो थी 1857 की, या जिसको मैं ग्रेट रिवोल्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगा, तो उसके अंदर भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो एक कॉमन ब्रदरहुड को दिखाने के लिए, और जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो पूरा एटमोस्फेयर है वो ब्रदरहुड का एटमोस्फेयर को क्रिएट करने के लिए यहां पर ये चीज करी जा सकती है। तो पर्सनैलिटी की बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यस ही वाज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध रीजन। जो 1857 में, आप जानते हैं मैंने आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ाया है कि अलग अलग जगह पे कमान जो थी वो अलग अलग लोगों के द्वारा उठाई गई थी। देयर वर डिफरेंट लीडर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर आपके बख्त खान थे, देन आपके कानपुर के अंदर नाना साहिब थे, झांसी के अंदर जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे अलग अलग जगह पर लीडर्स निकले थे, और यहां पर जो अवध रीजन था वहां पर अहमदुल्ला शाह जो थे उन्होंने अपने लीडरशिप जो थी उसको दी थी। तो ही वाज नोन एज अ लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। उनके साथ साथ बाकी जो नाना साहिब हैं, खान बहादुर खान है, उन्होंने भी उनके अलोंग साइड में फाइट करी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उन्हें एक अपेटमी के तौर पे भी देखा जाता है, रिलीजियस यूनिटी के लिए भी उनको यहाँ पर एक सिंबल के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पे हम अहमदुल्ला शाह के बारे में बात करें, उनको वैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम से भी जाना जाता है। और जब अंग्रेजों में खासतौर पर ब्रिटिश एक ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज ब्रूस मेल्सन, उन्होंने भी अपनी जब किताब लिखी 1857 के ग्रेट रिवोल्ट के ऊपर, तो अहमदुल्ला शाह की ब्रेवरी के ऊपर बहुत बार जिक्र भी किया था। यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी न्यूज में थी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भारत पर्व को लेके, अभी रिसेंटली भारत पर्व न्यूज में था काफी, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हो सकता है, एंड द फेस्टिवल इज हेल्ड वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओवरऑल थीम ऑफ द भारत पर्व विल बी फोकस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रसार भारती ने भारत पर्व 2021 के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए कमर कस ली है, और इसे बहुत जल्दी यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, INB का जो रोल रहने वाला है, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो रोल रहने वाला है, वो तो इसकी कवरेज के लिए रहने वाला है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इसे जनवरी 26 जो रिपब्लिक डे होता है तब से ये शुरू होता है, एंड 31 जनवरी तक चलता है। और क्योंकि आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, इसका शुभारंभ होने वाला है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज एंड वी कवर्ड इट। बात करी जाए वंस इन 2 years होता है, तो मैंने अभी आपको बताया
इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, तो हर साल इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, नॉट वंस इन 2 years। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, ओवरऑल जो थीम रहने वाला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इनके ऊपर ही जोर दिया जा रहा है आजकल। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट होने वाली है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे, यूटीज वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। ओवरऑल थीम जो है वो भी मैंने आपको इसका बता दी है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज में बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा और काफी मुझे इंपॉर्टेंट भी लगा कि सर अभी 200 डेज की जो आपकी सीरीज है, 150 डेज जो है अब एग्जाम को बचे हैं, अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो 150 दिन में क्या इस सीरीज को कवर किया जा सकता है? तो यस, क्योंकि मैंने इसमें 3 से 4 घंटे के असाइनमेंट से एवरीडे बेसिस पे दिए हैं। तो अगर आप अभी भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, यू कैन इजिली कवर योर सिलेबस। इसके ना बहुत ज्यादा मटेरियल आपको नहीं दिया गया, बिकॉज उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बहुत सारा फ्री मटेरियल वैसे भी वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, बट यहां पर जो एजेंडा होना चाहिए, देखिए 1000 पेज का मटेरियल कवर करना या प्रोवाइड कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज काफी सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, काफी जगह पे करंट अफेयर्स मिलते हैं। बट क्या 100 पेज का मटेरियल प्रोवाइड करके भी पूरी अपनी बात रखी जा सकती है, जो कि वो 1000 पेज का क्रक्स के तौर पे दिया जाता है? क्योंकि यहां पे जो आप लोग हैं, आपका टाइम बचाना वो ज्यादा जरूरी है। तो क्या 1000 पेज की जो चीज है, क्या वही चीज आपको 100 पेजेस के अंदर बताई जा सकती है? तो यस, काफी क्रिस्प वे में आपको इसके अंदर नोट्स मिलने वाले हैं, लेक्चर्स मिलने वाले। लेक्चर्स का जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा 2-2, 2.5 घंटे के लेक्चर्स नहीं है। सो वेरी स्मॉल 15-20 मिनट के लेक्चर, जिसमें आपको जो एग्जाम रिलेटेड रेलिवेंट चीजें हैं वही आपको दी गई है, सो दैट आप अननेसेसरी चीजें पढ़ने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। देखिए यहां पे कोशिश यही करी गई है कि चाहे वो आपका क्रैक यूपीएससी 200 डेज होता है या फिर मिशन यूपीएससी 2022 होता है, कि अननेसेसरी का मटेरियल प्रोवाइड ना किया जाए। कोई 10,000 पेजेस का मटेरियल आपको प्रोवाइड ना किया जाए, क्योंकि 10,000 पेजेस का मटेरियल प्रोवाइड करके इसमें से अगर 4-5-10 क्वेश्चन आ भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करी गई है कि आपको मिनिमम मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, सो दैट आप जो है पूरे कोर्स को कंप्लीट तो कर ही सके, साथ में इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सके, सो दैट एग्जाम में जब वो चीज आपसे पूछी जाती है कम से कम आप उसे रिकॉल कर पाए। अगर बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो उसे कंप्लीट करना ही मुश्किल हो जाता है, रिकॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज या फिर मिशन यूपीएससी 2022 और जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, सो दैट आपको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है। बेसिकली इसको लेकर पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया, बट दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। यहां पे राजीव गांधी केस को लेकर काफी बार इस चीज के बारे में न्यूज आ रही है और आपसे एग्जाम के अंदर ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में कहा है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन जुडिशरी। ये जुडिशरी पे डिपेंडेंट होती है। द प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। तो प्रेसिडेंट जो है इस पावर को जब एक्सरसाइज करते हैं वो एज अ कोर्ट ऑफ अपील नहीं बैठते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट आर एलुसिडेटेड इन आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। न्यूज क्या है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सोचें। चलिए, तो वैसे तो राजीव गांधी केस को लेकर तो आ ही रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बैत सिंह केस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए मर्सी प्ली को। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, मोर स्पेसिफिकली कल ही मैंने आपको बताया था कि जो प्ली है ये पेंडिंग पड़ी है गवर्नर के पास। किसको लेकर? जो आपका राजीव गांधी केस था, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं मर्सी पिटिशन, मर्सी प्ली के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, तो पूछा जा सकता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अगर मैं यहां पे आपको इसके आंसर के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करें, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी पे डिपेंड नहीं करती है। वैसे देखिए, इस तरीके के जजमेंट देना, वर्डिक्ट देना, वो तो जुडिशरी का ही काम होता है। लेकिन एक स्पेशल पावर जो है हमारे मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव, एटलीस्ट इन द डी जोर मैनर, वो प्रेसिडेंट को दे रखी है। तो यहां पे जुडिशरी से इंडिपेंडेंट ये पावर है, डिपेंडेंट नहीं है। तो पार्डनिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, और वो जुडिशरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यहां पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, प्रेसिडेंट जब इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो क्या वो एज कोर्ट ऑफ अपील बैठते हैं या फिर नहीं? देखिए, यहां पर वो एक कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे नहीं बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने किसी को यहां पे फांसी की सजा दे दी तो एज ए कोर्ट ऑफ अपील आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, नहीं। क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ही मैंने बता दिया, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। सो प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एंड यस, आर्टिकल 72 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये पावर देता है, एक स्पेशल पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को बेस्टो करता है, देता है उनको। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज फ्रॉम द लक्ष्मीकांत की जो बुक है आपकी इंडियन पॉलिटी की,
एंड प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच का जो डिफरेंस है, वैसे हम इंडियन पॉलिटी के जो एमसीक्यूज करते हैं उसके अंदर इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेवरदलेस आप उन वीडियोस को दोबारा से देख लीजिएगा और इंडियन पॉलिटी की बुक को बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहां पर आपसे वेरियस प्लेन्स पासेस के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि बताएं कौन सा पेयर यहां पर आपका करेक्ट है। तो यहां पे आपको 3 दिए गए हैं। पहला है नाकुला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दैप्संग प्लेन्स लद्दाख के अंदर है, लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड के अंदर है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। नाकुला अभी न्यूज में था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। सोचे चलिए, दैप्संग प्लेन्स आई रिमेंबर कुछ साल पहले न्यूज में था, काफी लिपुलेख पास भी न्यूज में रहता है, बट अभी रिसेंटली नाकुला का जिक्र हुआ था और कल के क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताई थी चीज कि आपका नाकुला पास जो है वो कहां पर है, तो वो सिक्किम के अंदर है। आपका नाकुला जो सेक्टर है ये कहां पर है, ये सिक्किम में लोकेट करता है। और ये भी मैप के ऊपर भी तीनों जो पोजीशंस है, लोकेशंस है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दैप्संग प्लेन्स के बारे में बात करें तो यस इट इज इन लद्दाख, एंड लिपुलेख पास की बात करें तो यस इट इज इन उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इवन ये तीनों लोकेशंस आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको वहां पर बुक्स के अंदर दिख जाएंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, सो दिस इज लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर है, दैप्संग आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर लद्दाख के अंदर, एंड दिस इज नाकुला जो कि सिक्किम सेक्टर के अंदर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे नेशनल वाटर्स डे के बारे में पूछ रहा है, और वैसे जो डेट है वो डे है वो तो मैंने आपसे कल ही डिस्कस कर लिया था, बट लेट्स सी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर। नेशनल वाटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर सिंस 1950, 1950 से हम हर साल इसे जनवरी 25 को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ द नेशनल वाटर्स डे सेलिब्रेशन इज टू एनकरेज, फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज एनरोलमेंट स्पेशली फॉर द न्यू वोटर्स। तो यहाँ पे जो नए वोटर्स शामिल होते हैं उनके एनरोलमेंट को मैक्सिमाइज करना और एनकरेज करना वोटिंग के लिए और वोटिंग की आदत के लिए, इस चीज के लिए इस पर्टिकुलर नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाता है। सोचिए अभी, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी, दैट वाज द टाइम जब ये काफी न्यूज़पेपर में आया था, क्योंकि 2011 के अंदर ही इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। इस पर्टिकुलर डे को ईयर मार्क किया गया था कि हम जनवरी 25 को सेलिब्रेट किया करेंगे एज अ नेशनल वोटर्स डे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे भी है, इसी तरीके से इसे सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया था। पहली स्टेटमेंट वैसे यहां तक होती तो ठीक होती, बट एवरी ईयर सिंस 1950 की वजह से गलत हो जाता है, बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर since 2011. It is celebrated all across the country to mark the foundation day of ECI. तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और जो नए वोटर्स आते हैं और साथ में एक कैंपेन इसके अंदर चलाया जाता है, अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाती है कि आपका वोटिंग राइट जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनरोलमेंट की भी बात होती है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का अभी अभी हुआ है वो छूटना नहीं चाहिए और उनको एनरोल करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो देश की प्रगति के अंदर वोट डालकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस को लेकर है। पूछा गया इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट में से हमारी करेक्ट है। बोथ आर द मेंबर्स ऑफ G20 कंट्रीज। तो इंडिया सऊदी अरेबिया दोनों ही G20 के मेंबर्स हैं। इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद सऊदी अरेबिया। तो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस में है सऊदी अरेबिया के साथ। इंडियंस इज सऊदी अरेबिया आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स इन सऊदी अरेबिया। तो इंडियंस जो है सऊदी अरेबिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट की कम्युनिटी है, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस थे उसके ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था। अगर बात करिए ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब सऊदी अरेबिया से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। मैं आपको अगर मोर स्पेसिफिकली इसके अंदर बताऊं, इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विद सऊदी अरेबिया, और वो भी किस तरीके से। सऊदी अरेबिया इज इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर चाइना, यूएसए एंड यूएई। तो यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे हम उनसे इंपोर्ट करते हैं आप समझ सकते हैं। एंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इंडिया के लिए वो सऊदी अरेबिया के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अराउंड 18% जो है हम उनसे यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, और 30% एलपीजी रिक्वायरमेंट हमारी इस किंगडम के द्वारा, सऊदी अरेबिया किंगडम के द्वारा ही पूरी करी जाती है। इन 2019-20 की बात करें, अभी जो रिसेंटली हमारा फाइनेंशियल ईयर गया है, इंडिया ने 26.84 बिलियन जो था वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था, और एक्सपोर्ट सिर्फ 6.25 बिलियन। तो समझ सकते हैं अराउंड 27 बिलियन का हमारा उनसे इंपोर्ट था और हमारा अराउंड 6 बिलियन का एक्सपोर्ट था।
तो 1/4 से भी कम हम उनको यहां पर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और इंपोर्ट हमारा काफी ज्यादा है। दैट्स वाई अगर आपको याद हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ई मूवमेंट या ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमें अपनी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ऑयल के लिए, गैस के लिए ना वेस्ट करना पड़े। रादर इलेक्ट्रिक मूवमेंट रहेगा तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगी और हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे आए तो यस, बोथ ऑफ देम आर द G20 कंट्रीज, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ट्रेड सरप्लस तो हमारे लिए नहीं है, ये रादर सऊदी अरेबिया के लिए है। इंडियंस जो है सऊदी अरेबिया के अंदर दे आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बिफोर वी मूव टू द रिविजन। सो लास्ट में हमारा स्वच्छ भारत मिशन SBM रूरल को लेकर एक क्वेश्चन से पूछा गया कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब तक तो आई एम प्रीटी श्योर मैंने आपको ये इतनी बार करा दिया है कि सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, कि आपको पता चल चुका होगा कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताएं जो लोग लाइव देख रहे हैं। सेंटर हैज लॉन्च 2 phases ऑफ द स्कीम, जो कि सेकंड फेज है उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से 24-25 तक ये फेजेस, और जो टारगेट ईयर्स होते हैं वो पता होना काफी जरूरी है। यूपीएससी भी पूछ लेता है, इवन दूसरे एग्जाम्स के अंदर तो पूछे ही जाते हैं। स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, कौन सी मिनिस्ट्री से इंप्लीमेंट कर रही है वो भी यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन रूरल के अंदर दिया गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज में क्यों थी और क्या हमने यहाँ पर नया सीखना है। चलिए अगर बात करी जाए स्वच्छ भारत मिशन रूरल की, तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी और यहाँ पे नए फैक्ट्स के साथ और नए कुछ हम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें इस स्कीम के बारे में जानने वाले हैं। 2 अक्टूबर 2014 को, दैट वाज द टाइम जब हमने अपना प्रीलिम्स एग्जाम दिया था और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे तब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ताकि यूनिवर्सल सैनिटेशन के जो एफर्ट्स हैं उनको कन्वर्ज करके अचीव किया जा सके। यहाँ पे जो पूरा फोकस दिया गया था वो ODF के ऊपर दिया गया था, दैट इज इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, देखिए यहाँ पे लग सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर हो सकती है, बट नहीं, ध्यान रखिएगा इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उसके द्वारा इसको लाया गया था। अभी इसका रिसेंटली सेकंड फेज जो है वो चला है और उसके बारे में काफी बात हो रही है। 2020-21 से 24-25 तक का टाइम है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और दूसरे चरण के अंदर हम लोग किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं ODF प्लस के ऊपर। ठीक है, ODF प्लस जो है ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की बात करता है कि जो आपने ओपन डेफिकेशन फ्री अचीव कर लिया है उसको आपको सस्टेन करना है। एट द सेम टाइम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी इसके अंदर बात करी गई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी फंडिंग होती है, शेयरिंग किस तरीके से रहती है। इज इट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम? देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता, बट इट इज नॉट द केस, बिकॉज यहाँ पे जो रेशियो रहती है 90:10 रहती है इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमालयन स्टेट्स। तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स की बात करें, हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो 90% जो इसकी शेयरिंग है वो सेंटर की रहती है, 10% स्टेट्स की रहती है। अदर स्टेट्स की बात करें तो 60:40 का रेशियो रहता है। और यूटीज की बात करें तो यहाँ पे 100:0, मतलब सारा का सारा पैसा सेंटर के द्वारा दिया जाता है। ये इसका शेयरिंग पैटर्न है जो कि यूजुअली बाकी स्कीम्स के अंदर भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपनी रिवीजन के ऊपर और बी रेडी टू गिव द आंसर्स, बिकॉज 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे एंड आप लोगों को इसके आंसर्स करने हैं। सो कमेंट सेक्शन में टाइप करने के लिए रेडी रहिएगा। मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे जो 4 रिफॉर्म्स थे उनमें से किसी एक का भी नाम बता दें। अगर मल्टीपल नाम आपको याद है तो वो बता दीजिएगा। मैंने ये बताया था इसके अंदर स्टेट्स को यहाँ पे हेल्प करी जाती है और इसके अंदर 4 क्राइटेरिया जो थे फिक्स करे गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और 3 क्राइटेरिया भी फुलफिल होते हैं तो इसको प्रोवाइड किया जाता है। रिसेंटली एमपी को यहाँ पे एडिशनल फंडिंग जो है वो करी गई है। तमिलनाडु को अभी तक इसमें से हेल्प उन्होंने नहीं ली है। और मैंने आपको जो 4 एरिया बताया था उसमें आपका पावर था, अर्बन लोकल बॉडीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 1 नेशन 1 राशन कार्ड था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था BTR को लेकर। तो 4 यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताए थे बोडोलैंड के, वो मुझे अगर एक का नाम भी याद है तो प्लीज बताइएगा, मल्टीपल नाम याद है तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो अभी इन्होंने 1 ईयर का एक BTR का जो एक एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। 6 शेड्यूल के अंदर AMTM आते हैं, AMTM के भी मुझे नाम बता पाए देन इट विल बी रियली नाइस, क्योंकि ये चीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोडो ट्राइब जो है असम में मिल जाती है और यहाँ पे 4 to 5% पॉपुलेशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा था गटका कहां से आता है, पंजाब से। जल्दी से मुझे बताएं थेंगटा कहां से आता है। मलखम सेंट्रल इंडिया से आता है और सिलंबम जो बताया था वो तमिलनाडु से था। देन दीज आर द वेरियस मार्शल आर्ट इन द स्टेट्स दे बिलोंग टू, ये चीज याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे थेंगटा जो है मणिपुर से आता है। इसके बाद पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आपको अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, और पूरी न्यूज जो थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। 1857 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भारत पर्व के बारे में बताया था। जल्दी से बताएं भारत पर्व जो है कब से शुरू हो रहा है, और ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसे ऑर्गेनाइज करती है। और इस बार का जो थीम है वो भी आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का रखा गया है। तो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। देन Gen 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्डनिंग पावर के बारे में डिस्कशन हुआ था। जल्दी से मुझे आर्टिकल का नाम बता दे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी रहती है, प्रेसिडेंट गवर्नर का डिफरेंस जो है वो भी प्लीज देख लीजिएगा। वो लक्ष्मीकांत की जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जाके आर्टिकल 72 इज द करेक्ट आर्टिकल नेम। नाकुला कहां पर है ये बताइएगा। दैप्संग प्लेन्स मैंने आपको बताया था लद्दाख में, लिपुलेख उत्तराखंड में, और नाकुला भी न्यूज में था। चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और इन्हीं स्कमिशेस की वजह से नाकुला सिक्किम सेक्टर के अंदर है, वहां पर लोकेट करता है। देन नेक्स्ट हमारा नेशनल वोटर्स डे। जल्दी से मुझे डेट बता दें कब से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये साल भी बता दें, काफी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन डे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे जो नए वोटर्स आते हैं उनको वेलकम किया जाता है और एक कैंपेनिंग के थ्रू अवेयरनेस भी फैलाई जाती है। 2011 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है 25 जनवरी के दिन को। चलिए 9th क्वेश्चन में सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में जल्दी से बताएं। हमारा ट्रेड डेफिसिट या फिर कहें कि हमारा जो रिलेशन है ट्रेड लेवल पे वो पॉजिटिव है उनके साथ या नेगेटिव है। मतलब क्या हमारे यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे यहां से इंपोर्ट ज्यादा होता है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही G20 के मेंबर्स हैं और यहाँ पे सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स वहां पे रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 27 बिलियन का इंपोर्ट रहता है, सिर्फ 6 बिलियन ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल नेगेटिव के अंदर है हम। फाइनली हमने डिस्कशन किया था SPM रूरल के बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये नहीं थी, मैंने आपको ये रेशियो जो था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का वो भी बताया था। जल्दी से आप मुझे बता दें कि इसका सेकंड फेज के जो साल है वो क्या क्या है, कब से कब तक इसका सेकंड फेज जो है वो लिया जाएगा। मिनिस्ट्री का नाम भी मुझे बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रेशियो होती है 90:10, 60:40, 100:0 है। 2020, 21, 24, 25 जो है इसका सेकंड फेज का साल है और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसे इंप्लीमेंट कर रही है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा, बट उससे पहले एक बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए। योयो टेस्ट एंड 2K टाइम ट्रायल, ये काफी न्यूज में था। अब मुझे बताइएगा योयो टेस्ट किस लिए लिया जाता है एंड 2K टाइम ट्रायल जो है वो किस लिए लिया जाता है। दोनों ही स्पोर्ट्स को लेकर है, ठीक है। नॉलेज पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि योयो टेस्ट किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को एसोसिएट करता है। 2K टाइम ट्रायल अभी रिसेंटली न्यूज में था, उसी को लेकर योयो टेस्ट के बारे में बताया था। तो दोनों के बारे में मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। नेवरदलेस इफ यू आर्ट अवेयर अबाउट दिस देन यू कैन ऑलवेज गूगल एंड देन कैन राइट डाउन योर आंसर। मेंस का जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको खुद से देना शुरू कर दिया है। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा, जो हमने यहाँ पे पूछा था आपसे कि आप खुद क्वेश्चन दीजिए। जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जो इस साल के क्वेश्चंस यूपीएससी के, वो तो हम कर लेंगे, सो प्लीज उसे मिस मत करिएगा। और जो एवरीडे बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं आपको यहाँ पे दे ही दूंगा। सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड, आप जानते हैं 2020, 21 से 24, 25 का जो फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट फेज के अंदर हमने क्या अचीव किया, ठीक है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अगर आप कहते हैं कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया तो भी आपको जस्टिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने काफी सारी चीजें अचीव करी तो भी आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे आंसर को इवेल्युएट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जो हमारी मेंस की 365 की सीरीज है, और जो पीयर इवेल्यूशन कराना चाहते हैं, जो हमारा मेंस का ग्रुप है, वहां पर इवेल्युएट करा दीजिएगा। जो 9 PM पे हमारा लेक्चर आता है सेकंड चैनल के ऊपर, जहां पे हम रैपिड फायर तौर पे MCQs को सोल्व करते हैं, उसे प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। ये आपको सेकंड चैनल पे ही लाइव मिलेगा। रोज रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं और वहां पर मैं ये भी चेक करता हूं कि कितने लोगों ने आंसर्स करेक्ट किए हैं अपने। तो एक तरीके से जैसे हम लीडर बोर्ड के तौर पे अपने आंसर्स को करेक्ट किया करते थे, देखते थे कि किसने कितना स्कोर किया है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे लाइव जो है वो देखते हैं और 10 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर है वो है आशीष मिश्रा। तो आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, आपको जो बुक चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखना है, बिकॉज इसको आपको मिस नहीं करना है। बिकॉज इन द कमिंग डेज यू विल सी कि आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। 2 से 3 का अगर आपका पैटर्न चलता था तो देखेंगे कुछ टाइम में 4 से 5 हो जाएंगे, 5 से 7 होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा, और अगर लेस भी स्कोर करते हैं तो दोबारा से रिवाइज जरूर करिएगा। अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर किया है तो भी एक दिन के बाद रिवाइज करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है 24 आवर्स
में बेसिकली डीके होने लगती है, जो भी चीज हम अच्छे से पढ़ें उसके मामले में भी। तो 24 घंटे में एक बार रिवाइज करना काफी जरूरी होता है, प्रेफरेबली सोने से पहले। जो 9 बजे का लेक्चर है उसके लिए रेडी रहिए, और लेट्स सी कि कौन कितने मार्क्स को स्कोर कर पाता है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर पीडीएफ आपको है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये रोज 10 बजे आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।